नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। खर्चा पानी में पिछले कुछ दिनों से, इनफैक्ट कल से हम 2021 का थ्रोबैक कर रहे हैं या देख रहे हैं साल 2021 में क्या-क्या हुआ। कल हमने कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में बात की थी। आज हमारे साथ है नरेंद्र ठाकुर जी और हम बात करेंगे एजुकेशन और साथ ही साथ रोजगार पर। नमस्कार नरेंद्र जी, कैसे हैं आप? नमस्कार दर्पण, मैं ठीक हूँ। आप सुनाएं कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया, शुक्रिया पूछने के लिए। तो नरेंद्र जी, न्यू ईयर आने में कुछ ही दिन बाकी हैं, हमारे पास 2 एपिसोड्स और हैं खर्चा पानी के। तो हमने सोचा कि हम 3 एपिसोड जो हमने कल भी लिया था, जैसा अभी आपको भी पता है, इसमें हम 2021 के बारे में बात करें। साथ ही साथ जैसा आपने अच्छी राय दी कि इस दौरान जो खबरें चल रही हैं, उनको भी ना इग्नोर करें। तो आज हम जो आज कल में जो खबरें चल रही है, वो तो हम ले ही रहे हैं। साथ ही साथ हम इन जेनरिक शिक्षा और रोजगार के विषय में बात करेंगे। खबरें भी इंटरेस्टिंगली शिक्षा और रोजगार से जुड़ी हुई हैं, तो ये हमारे चीज को और आसान बना देता है और ज्यादा खर्चा पानी को इंक्लूसिव बना देता है। नवीन जी, हम बातें शुरू करें, सवाल मैं आपसे पूछूं उससे पहले आपसे शुरुआत में आपका जो भी टेक है इन दोनों चीजों को लेके वो जानना चाहूँ। शुक्रिया दर्पण। मुझे लगता है कि देखिए, शिक्षा और रोजगार एक तरह से इंडिया एक यूथ नेशन है, मतलब युवा युवा देश है। जो एवरेज एज है यूथ की ग्लोबल लेवल पे, वो इंडिया की लोएस्ट है। उससे ये पता लगता है कि भारत के पास युवा पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, और उसके उसको अच्छे से इस्तेमाल करें तो मुझे लगता है कि जो ग्लोबल लेवल पे जो चैलेंजेस हैं उनको भी टैकल कर सकते हैं, और इंडिया में जो चैलेंजेस हैं उनको भी हम टैकल कर सकते हैं आने वाले साल में। इसलिए शिक्षा पे हम आज डिस्कस करें या रोजगार पे, ये दोनों बातें ही युवा के लिए भी महत्वपूर्ण है और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है। शिक्षा में क्या क्या इस तरह की चुनौतियां आजकल बनी हुई हैं, वो हम इस पे आज करेंगे। और दूसरा ये है कि क्योंकि देखिए, शिक्षित समाज, हम कल भी बात या परसों बात कर रहे थे, खर्चा पानी हम बात करते रहे हैं, वो एक तरह से पूरी समाज के लिए बेहतर होता है। चाहे वो हम एक नागरिक के रूप में देखें शिक्षित समाज में लोगों को, या फिर हम प्रोडक्टिविटी के रूप में भी देखते हैं कि क्या क्या कितना उत्पादन वो कर रहे हैं, कितना टेक्नोलॉजिकली एडवांस कर रही है पॉपुलेशन वो। लेकिन ऑब्वियस है, लेकिन प्रोडक्शन के लिए जरूरी है कि उनको रोजगार मिलना चाहिए। ऐसा ना हो जाए कि जो आज चुनौती बनी हुई है कि एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में काफी तेजी के साथ बढ़ा है, और पिछले सालों में हमने कहा है कि 30% से ज्यादा जो है वो जो युवा बेरोजगारी है हिंदुस्तान में। तो इसलिए वो उस चुनौती के बारे में हम बात करेंगे, और फिर देखेंगे कि क्या आने वाले साल में ना कि युवा रोजगार, लेकिन साथ में ब्रॉडर लेवल पे क्या पिक्चर है इंडिया की बेरोजगारी या रोजगार के बारे में, वो भी हम बात करेंगे। शुक्रिया नरेंद्र जी। तो हम एजुकेशन सेक्टर के बारे में बात करेंगे, जैसा कि हमने कहा था, और उसी से जुड़ी हुई पहली खबर जो 30 दिसंबर की ही है, यानी कि आज की ही है, इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई है। आप चाहें तो उसे हम लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। खबर यह है कि लैक ऑफ इंफ्रा डेवलपमेंट एट 8 न्यू आईआईटीज अफेक्टेड स्टूडेंट इनटेक, क्वालिटी ऑफ लर्निंग। ये सीएजी की रिपोर्ट है। इस विषय में आपका नरेंद्र जी क्या कहना है? बेसिकली आज ये खबर आई है कि कैग ने जो है ये बोला है अपनी रिपोर्ट में कि जो नई आईआईटीज खुली हैं पिछले 10 सालों में, 8 आईआईटी, जिसमें मंडी है, जिसमें रोपड़ है, जिसमें गोवा है, और मतलब इस तरह की 8 आई, उसमें वो ये कह रहे हैं कि एक तो जो फंडिंग है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं आई है। उस कारण से जो स्टूडेंट इनटेक है वो बहुत कम हुआ है। तो एक फंडिंग कम होने के कारण से जो स्टूडेंट इनटेक है सिर्फ अभी आईआईटीज में, इन 8 आईआईटीज में वो 33% ही हुआ है। इसका मतलब 67% अभी भी स्टूडेंट्स का एडमिशन होना बाकी है वहाँ पे। इसका मतलब कम एडमिशन हुए हैं पिछले सालों में। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि छात्रों के लिए ये समस्या आ रही है, छात्र कम
आ रहे हैं इन IITs में, जो कि हम थोड़ी देर पहले बात ही कर रहे थे कि युवा देश है भारत जो है एक, और यदि मान लीजिए युवाओं की ये स्थिति है कि उनको एडमिशन ही नहीं हो रहा है, जबकि सीटें वहाँ थी और 30 से 33% जो सीटें भरी गई हैं और लगभग 67 to 70% सीटें नहीं भरी गई हैं। सिमिलरली जब रोजगार के बारे में हम इसमें बात कर रहे हैं, तो उसमें भी ये हालत है कि अभी भी वहाँ पे वैकेंसीज हैं जिनको भरी नहीं गई हैं, लगभग 30% वैकेंसी है जो खाली हैं। उसके साथ ये भी कैग ने ये कहा है कि जो SC ST OBC की जो रिजर्व सीट्स हैं, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के लेवल पे है या स्टूडेंट की सीटें हैं, उसमें भी बैकलॉग है, उसमें भी अभी पूरी तरह से वो नहीं भरी गई हैं। तो ये कहने का मतलब है कि इवन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में जब पब्लिक फंडिंग कम हो रही है, तो स्टूडेंट्स के एनरोलमेंट का इशू भी आ रहा है, वो अंडर एनरोलमेंट हो रहा है। लोगों को जो है रोजगार, जो टीचर्स वहाँ पे अपॉइंटमेंट होने थे वो कम हुए हैं। और तो तीसरी बात, जो सोशल जस्टिस वाले जो इश्यूज हैं, जिसमें जो स्टूडेंट्स को जो सीटें एलोकेट होती हैं, जैसे 15% SC और 7.5% ST और 27% जो OBC, वो भी पूरी नहीं भरी गई हैं। और वैसे ही फिर टीचर्स की जो अपॉइंटमेंट है वो भी नहीं की गई है। तो लास्ट में वो ये कह रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं उस पॉइंट को, कि उससे जो है कहीं ना कहीं रिसर्च इनपुट भी अफेक्ट हो रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है, हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि एजुकेटेड पॉपुलेशन को उनकी प्रोडक्टिविटी हाई जब हो सकती है जब उनका टोटली एक तो एजुकेशन में यूज किया जा सके या एम्प्लॉयमेंट में यूज किया जा सके। लेकिन यदि ना उनको उनकी सीटें भरी जा रही हैं और ना ही उनका एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है, तो फिर प्रोडक्टिविटी को मेजर ऐसे करते हैं दर्पण की कितने रिसर्च पेपर या कितने पेटेंट्स किए गए वहाँ के प्रोफेसर्स द्वारा या वहाँ के रिसर्चर्स द्वारा। तो जाहिर सी बात है, जब स्टूडेंट इंटेक ही कम रहा और वहाँ पे फंडिंग ही कम रही और एम्प्लॉय रहा, तो जाहिर सी बात है कि उनके पेटेंट्स भी वो कम रहे हैं। उस कारण से एजुकेशन सेक्टर में प्रोडक्टिविटी नापने का एक मेजर है कि नंबर ऑफ पेटेंट्स कितने होते हैं IITs के, और इनके पेटेंट्स जो है वो कम हुए हैं इन यूनिवर्सिटीज के। या साथ में ये भी कहा जाता है कि पब्लिकेशन कितना हुआ है वहाँ पे टीचर्स का, वो भी कम हुआ है। तो अब इसी से जुड़ा हुआ, जैसे कि हमने कहा 2-3 खबरें हैं इंटरेस्टिंग भी, और वो ऐसा नहीं है कि अभी आई हैं इसलिए की जाए, वो ग्लोबल वो पूरे वर्ष के जो स्टेटस रहा है एजुकेशन का उसको दिखाते हैं। दूसरी खबर जो है वो यूजीसी से जुड़ी हुई है, जो कि कहती है यूजीसी नॉट रिलीजिंग सफिशिएंट ग्रांट। ये खबर क्या है नरेंद्र जी? ये भी हमने इंडियन एक्सप्रेस में ही पढ़ी है। खबर क्या है और इसके निहितार्थ? बेसिकली ये खबर ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक डेवलपमेंटल चार्जेस होते हैं, वो स्टूडेंट्स के पहले वो 600 रुपए दे रहे थे, अब उसको 900 रुपए जो है पास किया गया, तो मतलब 600 से 900 रुपए किया गया है। और उसका कारण बताया गया है कि जो फंडिंग है वो कम आ रही है UGC से, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से दिल्ली यूनिवर्सिटी को। इस कारण से चार्जेस बढ़ा के थोड़ा हम सेल्फ फाइनेंस या फंडिंग से उस जो स्टूडेंट्स का जो पैसा आएगा उससे हम थोड़ा खर्चा चला सकते हैं, जो कि कमी पड़ रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। लेकिन क्योंकि हम ब्रॉडर लेवल पर दरअसल बात कर रहे हैं, तो ये हमें समझना जरूर होगा कि ये स्थिति क्या सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी की है या ऑल ओवर इंडियन एजुकेशन सेक्टर में फंडिंग की बात है। तो इसमें हम देखें कि पिछले 7-8 सालों से जो पब्लिक फंडिंग है इन टर्म्स ऑफ GDP, मतलब परसेंटेज ऑफ GDP, ये जाहिर सी बात है कि NAP बोलने के लिए तो बोल रही है, या उस रिपोर्ट में लिखा गया है कि 6% GDP का खर्च करेंगे। और वो बात ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ ये जो 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, मोदी गवर्नमेंट जो है उसको पास किया है लास्ट ईयर, और वो इम्प्लीमेंट होने जा रही है ऑल ओवर यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, इंडिया में। तो ये 6% की बात अभी नहीं हुई है, ये 66 में एक पॉलिसी आई थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी, वो 1966 की थी। तो जब से देखिए इतने सालों से जो है बोला जा रहा है कि 6% GDP का एजुकेशन सेक्टर में खर्च किया जाएगा, और आज तक दरअसल वो खर्च नहीं किया गया है। तो यदि हम देखें कि दोबारा पॉलिसी में कहा है 2020 में, और स्थिति ये है कि पिछले 7 सालों में GDP का खर्च, परसेंटेज ऑफ GDP जो पब्लिक फंडिंग है एजुकेशन सेक्टर में, वो अब 3.5% हो गई है। तो कहाँ 6% की बात की जा रही थी और कहाँ पे 3.5% ही खर्च किया जा रहा है। उसी का इम्पैक्ट दिख रहा है कि जब जब जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वही कम फंड दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कम फंड दे रही है,
तो जाहिर सी बात है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं या आईआईटीज हैं, जो हम थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे, उसमें भी उसके इम्पैक्ट दिख रहे हैं। उसके इम्पैक्ट इस तरह से दिख रहे हैं कि जिसमें आप कह ही रहे थे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंटल फंड, उनको ऑब्वियसली फंडिंग से आएगा, लेकिन 6% की बजाय वो 3.5% है। और मैं कहूँ कि एक टाइम टच भी किया था, मतलब यदि हम बात करें 2007-8 में, तो अराउंड 4.5% था, अब वो 3.5% है इस टाइम हम जो बात कर रहे हैं टोटल फंडिंग जो है। तो उससे ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में भी एनरोलमेंट भी इफेक्ट हो रहा है, जो है एम्प्लॉयमेंट भी इफेक्ट हो रहा है टीचर्स का, रिसर्च की जो क्वालिटी है वो भी इफेक्ट हो रही है, जिसके जो कि एक चुनौती बनी हुई है कि एक तरफ पॉलिसी कह रही है कि 6%, रियलिटी में 3.5%, और उससे जो है कहीं ना कहीं जो हम प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, जो ह्यूमन कैपिटल की बात कर रहे हैं, या अच्छी शिक्षित समाज की बात कर रहे हैं, वो एक चुनौती 2022 में रहेगी। और मैं तो ये भी इसको आगे इस तरह से भी कहूंगा कि आने वाले बजट में ये एक इंटरवेंशन हो गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि पॉलिसी में कहा गया है कि 3.5 से कम अभी 5% तक जो है वो खर्चा बढ़ाए इसमें गवर्नमेंट। तो जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि भारत सबसे युवा देशों में से एक है, यदि इफ नॉट सबसे युवा, कम से कम कुछ सबसे युवा देशों में से एक है। और आपने उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स डिविडेंड की बात की, लेकिन वो ह्यूमन रिसोर्स जो है वो अगर एजुकेटेड होंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, वो स्किल्ड लेबर पैदा कर पाएंगे। मेरा सवाल इसमें आपसे ये है कि कई बार खबरें सुनने में आती हैं, स्टाइपेंड को खबरें सुनने में आती है, पीएचडी के स्कॉलरशिप को लेकर खबरें सुनने में आती है, क्योंकि हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं। और छात्रों के आंदोलन भी देखे हैं, कुछ छुटपुट आंदोलन हमेशा ही सुनने में आते हैं। मतलब इस साल 2021 की बात ही नहीं है, 2019 या पहले भी देखा जाए तो कहीं पे बंद हो जाते हैं, कहीं पे महीनों से मिले नहीं होते हैं, कहीं पे कम कर दिया जाता है। जब मुझे याद है कि जब आपकी एचआर मिनिस्टर थी तब भी ये सब चीजें आई थी। तो आपका इस बारे में क्या, इसको इससे भी जोड़ा जा सकता है, फंडिंग का जो इश्यू हो रहा है? बिल्कुल। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि यदि पब्लिक फंडिंग कम होगी तो नेचुरल है कि स्टूडेंट्स कम लिए जाएंगे, टीचर्स कम अपॉइंटमेंट होगी, और साथ में उसके कारण रिसर्च की क्वालिटी पे भी असर पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि इसको बढ़ाना पड़ेगा। यदि इतना युवा देश में यदि हम अपनी एजुकेशन को प्रॉपर नहीं, या एजुकेटेड क्लास को प्रॉपरली फंड नहीं दे रहे हैं, या एजुकेशन सेक्टर को प्रॉपरली फंड नहीं देंगे, तो फिर जो हमारा बोला जा रहा है डेमोग्राफिक डिविडेंड, उसको अचीव करना मुश्किल होगा। इसलिए कई इकोनॉमिक्स अब ये कह रहे हैं दर्पण की वो डेमोग्राफिक डिजास्टर हो गया है। तो इसलिए फिर वो डिजास्टर इसलिए हुआ है क्योंकि मतलब आपने जो युवा एनर्जी थी उसको आपने इनकलकेट नहीं किया, उसको आपने ठीक से इस्तेमाल नहीं किया ना, वो एजुकेशन सेक्टर में उनको ठीक से एजुकेशन दी गई। और इनफैक्ट मैं एग्जांपल भी दे सकता हूँ, इस टाइम जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है, मतलब एक तरह से हायर एजुकेशन में, वो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इस टाइम 25% है। इसका मतलब ये है 18 साल से 24 साल के बीच जो पॉपुलेशन है इंडिया में, उसमें से सिर्फ 25% जो लोग हैं वो हायर एजुकेशन में पढ़ रहे हैं इस टाइम, जो कॉलेज में यूनिवर्सिटीज में। इसका मतलब अभी भी 75% जो बच्चे हैं, या जो पॉपुलेशन है 18 साल से 24 साल के बीच में, वो नहीं पढ़ रही है। तो या तो जाहिर वो सी बात जॉब है में लग कि गई है, या तो वो जॉब में लग गई है, जो कि फिर अनस्किल्ड वर्कर कहा जाएगा क्योंकि उन्होंने हायर एजुकेशन ली ही नहीं, या उन्होंने पढ़ाई बीच में छोड़ दी है। दोनों ही स्थितियां विकराल है जी। प्लीज। सही सही में सही बात है कि या तो मतलब इसलिए मैं इसको लिंक भी करूंगा इनफैक्ट कि इस बात से कि प्राइमरी एजुकेशन में खासकर पहली क्लास से लेके 8वीं क्लास तक, एलिमेंट्री एजुकेशन हम कहें, उसमें ऑलरेडी चैलेंज है कि ड्रॉप आउट का इशू है, कि मान लो बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं, कि इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम नहीं है या एक्सपेंसिव एजुकेशन। दूसरा, सेकेंडरी एजुकेशन जो 9वीं क्लास से लेके और 12वीं क्लास के बीच में ऑलरेडी हम 50% एनरोलमेंट अचीव कर रहे हैं। इसका मतलब जहां तक हम 100% या 90% अचीव कर रहे थे एनरोलमेंट रेशो, वो 50% हो रही है। जिस तरफ गवर्नमेंट भी काम कर रही है और बोल भी रही है कि यूनिवर्सलाइज करना चाहते हैं, जैसे हमने एलिमेंट्री एजुकेशन की है, वैसे ही हम चाहते हैं 100% हमारा जो एनरोलमेंट रेशियो जो है सेकेंडरी एजुकेशन में भी हो जाए। 9वीं से लेकर 12वीं तक बच्चे जो हैं वो सारे बच्चे जो हमारे उसमें आए, स्कूलों में आए।
लेकिन जब फंडिंग नहीं देंगे वो कहाँ से आएंगे या कैसे बिल्कुल। उसको अचीव किया जाएगा। उसी को मैं लिंक कर रहा था कि जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है जो हायर एजुकेशन की 25% है, लगभग अभी तक 27% हो गई है। इसका मतलब अभी भी 70% जो है, 75% जो पॉपुलेशन है, यूथ जो पॉपुलेशन है, या तो वो ड्रॉप आउट हो रही है या फिर आप ठीक बोल रहे हैं कि वो अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड लोग हैं जो ऑलरेडी। इसको लिंकेज ऐसे भी करेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये फोकस तो है ही कि स्किल डेवलपमेंट करना है। भाई स्किल डेवलपमेंट करना है तो उसका तरीका क्या था कि आप पर उनको प्रॉपर फंडिंग से ट्रेनिंग देते। लेकिन हालत ये हो गई है दर्पण कि इस टाइम जो स्किल डेवलपमेंट देनी हुई थी, स्किल ट्रेनिंग देनी हुई थी, उसमें अभी जो प्राइवेट आईआईटीज हैं, ज्यादा प्राइवेट आईआईटीज हो गए हैं। मतलब किस टाइम आईआईटीज जो थे गवर्नमेंट के होते थे, हाँ, मतलब इसको बोलो आईटीआईज, नॉट आईआईटीज। आईटीआईज जो थे वो जो है पहले गवर्नमेंट के होते थे या स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं। इस टाइम 90% जो आईटीआईज हैं वो जो हैं वो अभी प्राइवेट हैं। तो प्राइवेट आईटीआई जब इतना पैसा वसूल करेगी तो कैसे वो स्किल ट्रेनिंग लेगी। तो जो स्किल डेवलपमेंट का जो पॉइंट है कि जी हम ट्रेनिंग देंगे और हम जर्मनी जैसे, जापान जैसे स्किल पोर्ट्स बनाएंगे, उसमें भी आप जो है इस तरह से प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं या आप फंडिंग कम कर रहे हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि आने वाले साल के लिए ये भी एक चैलेंज है कि जो पिछले मोदी गवर्नमेंट ने पिछले 7 सालों में, या इवन यूपीए ने भी ये बात कही थी कि हम स्किल क्या कहेंगे, एक हब बनाएंगे जो ग्लोबल लेवल पे जो है एक तरह से कंट्रीब्यूट करेगा स्किल डेवलपमेंट के लिए। लेकिन हालत ये है कि एक तो ना उनके प्राइवेटाइज कर दिए आईटीआई को, दूसरा ये हालत ये है कि उन उन ट्रेनिंग में जो है उन लोगों को रोजगार ही नहीं मिल रहा है जिन लोगों को आपने ट्रेनिंग दी है। तो ये भी एक चैलेंज साथ में है एजुकेशन के। तो हम एक तरह से प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन की तो बात कर रहे हैं, लेकिन साथ में स्किल ट्रेनिंग के बारे में भी बात की जा रही है, स्किल डेवलपमेंट के बारे में। और उसमें इन चारों सेक्टर में, खासकर हायर एजुकेशन में और इसको कहें हम स्किल ट्रेनिंग में, आप फंडिंग नहीं देंगे तो जो आप अचीव करना चाहते हैं, अचीव क्या करना चाहते हैं, बेसिकली आप ग्रोथ और डेवलपमेंट अचीव करना चाहते हैं, वो दूर हो जाएगा। और जब तक आप बजट में वो इंश्योर नहीं करेंगे हायर फंडिंग, तो वो चीजें उतना ही मुश्किल होगा अचीव करना। मैं अभी जापान की स्टोरी पढ़ रहा था कुछ दिनों पहले। उसकी सक्सेस स्टोरी पढ़ रहा था, तो उसकी सक्सेस स्टोरी में सबसे बड़ा हाथ शिक्षा का था। और ये हर कोई जानता है, ये आप जैसे या मुझ जैसे अर्थशास्त्र थोड़ा बहुत जानने वालों को बताने की जरूरत नहीं है कि शिक्षा का किसी देश के विकास में क्या योगदान है। इसीलिए मूलभूत अधिकारों में शिक्षा का अधिकार भी है। नए इंस्टीट्यूशन खोलना तो अभी दूर की कौड़ी, हम पहले ही मान के चलते हैं कम से कम जो पुराने इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो स्किल्ड लेवल इंस्टीट्यूट्स हैं या जो आपके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, उनमें कम से कम सीटें उपलब्ध रहें, उनमें कम से कम हायर कट ऑफ ना रहे, उनमें फंडिंग रहे। और हायर कट ऑफ से हम एक और खबर की ओर को चलते हैं जो आपने ही मेरे साथ शेयर की थी जब हमने कहा था कि हम एजुकेशन पे चलेंगे। डीयू में हायर कट ऑफ को लेके चल रहा है कुछ ऐसा ऐसा प्लान है, क्योंकि हायर कट ऑफ का अर्थ ये नहीं है कि लोग अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, निश्चित तौर पर वो अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, लेकिन ये भी है कि आपके पास सीटें कम हैं या फिर आपके पास संस्थान कम है। दोनों एक ही चीज को जो आप जोड़ के देख सकते हो, माइक्रो लेवल पर सीटें कम है, मैक्रो लेवल पर संस्थान कम है। हम उस ब्रॉडर बहस पे भी जाएंगे, समय अभाव हमको जितना भी समय मौका देगा। लेकिन उससे पहले जो डीयू में चल रहा है उसके बारे में कुछ बताइए, आपने जो स्टोरी शेयर की थी। मेरे घर की बात है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, और अच्छा है कि आपने प्रश्न पूछा और इसको लिंक किया न्यूज से। तो ये न्यूज ये है दर्पण की, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी नेक्स्ट ईयर से, नेक्स्ट एकेडमिक सेशन से अब जो है एंट्रेंस टेस्ट कर रही है। और उस एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू जो है वो एडमिशन होंगे। तो जो कट ऑफ का जितना हल्ला मचा हुआ था और इतना प्रॉब्लम आ रही थी कि 100% कट ऑफ, तो ये 100% में कैसे बच्चा लेगा। और मैंने रेफरेंस पॉइंट भी दिया था, बात खर्चा वाली में बात हुई थी कि हमारे टाइम में तो डिस्टिंक्शन आ जाती थी, हाँ 75% से ऊपर ही आ 75%। जाते थे तो इतना हम मस्ती करते थे। अब तो 75% में कुछ भी नहीं होता है। मतलब अब तो 90% में भी बच्चे दुखी होते हैं कि 90% नहीं आए हमारे, तो कैसे एडमिशन होगा। मैं खुद यूपी बोर्ड का पढ़ा हूँ कल्याण सिंह के जमाने में। उस जमाने में मतलब चीटिंग करना भी एक बड़ा क्राइम था। मतलब मैंने लोगों को देखा है हथकड़ी पहन के ले जाते हुए स्टूडेंट परीक्षा देने। उस दौरान लोगों का पास हो जाना भी, यूपी बोर्ड अभी भी कुछ सबसे मुश्किल बोर्ड्स में से एक है,
उस दौरान लोगों का पास हो जाना भी बहुत बड़ी घटना मानी जाती थी, तो उस दौरान हमने पास किया है। तो 75% तो बहुत बड़ी बात थी, वो मेरिट लिस्ट में आ जाने वाली बात थी। बहरहाल प्लीज कंटिन्यू। सही में। तो ये तो बात सही है कि ये जो इन्फ्लेशन ऑफ मार्क्स हुए हैं या इतना सारे परसेंटेज इंक्रीज की है, तो उससे तो स्थिति खराब हुई है, और खासकर बच्चों में प्रेशर भी आया है, वो जेन्युइन है। मतलब उसमें एज ए टीचर, कई बार एज ए पेरेंट हमें भी बुरा लगता है कि बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं और हम एडमिशन नहीं दे पा रहे हैं। हम लोग इकोनॉमिक्स ऑनर्स में एडमिशन कर रहे हैं तो 90% से नीचे वालों को हम ले ही नहीं पाते हैं, तो उस टाइम जब हम रिलेट करने लगते हैं 75% से, तो मुझे लगता है कि दुख की बात तो है। तो उसी को रिजॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये डिसीजन है कि हम एंट्रेंस करें और उसके बेस पे एडमिशन दें, जिससे कट ऑफ का झमेला खत्म हो। लेकिन इसमें समस्याएं हैं दर्पण। समस्या ये है, चुनौती है कि पहली बात तो ये है कि एंट्रेंस कैसे किया जाएगा, और खासकर उसका कॉस्ट भी होती है। तो 12th के मार्क्स का क्या होगा, ये सारी चीजें हैं, और 12th की पढ़ाई का क्या होगा। इवन इनफैक्ट मैंने भी एक स्टडी की थी कि जो कोचिंग जो इंडस्ट्री है, खासकर जो आईआईटीज की जो है, या फिर जो मेडिकल की जो कोचिंग है, नीट वाली, कोटा फैक्ट्री, बिल्कुल कोटा, या डेफिनेटली जो नेटफ्लिक्स में कोटा फैक्ट्री का देख ही रहे हैं हम, जो पर्सपेक्टिव वो देख ही रहे, कितना स्ट्रेस में है बच्चे। तो यही एक बात बोली जा रही है जो मुझे जेन्युइनली लगती भी है, कि जब आप एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन करते हैं तो फिर प्राइवेट कोचिंग इंडस्ट्री इमर्ज होती है। तो पहले तो वो कालू सराय, जिया सराय या कोटा वो इमर्ज हुआ है, और हमने देखा है, या मुखर्जी नगर यूपीएससी के लिए, या एसएससी जो एग्जामिनेशन के लिए। तो अब जो है एक और इंडस्ट्री आएगी, वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस की। तो और जाहिर सी बात है कि प्राइवेट कोचिंग के लिए पैसा चाहिए। तो आपने एक तरह से गवर्नमेंट सेक्टर को जाने के लिए, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहां जाने के लिए आपने फिर दोबारा एक कॉस्ट का बढ़ा दिया लोगों की। और उसमें कौन व्यक्ति जा सकता है? जो अमीर होगा, जो जैसे कि आईआईटीज में बात सही है कि जिनके पास पैसा है वो 1 लाख रुपया 1 साल का दे सकता है, 2 लाख दे सकता है, वो एलएन में जा सकता है। तो वही एक तरह से कोचिंग इंडस्ट्री से और फिर हम छोटी छोटी खबरें पढ़ के खुश होंगे कि एक रिक्शे वाले के बच्चे ने भी आईआईटी क्लियर की। हालांकि ये एक्सेप्शन नहीं होने चाहिए थे, ये नॉर्म्स होने चाहिए थे। शिक्षा का अधिकार, जो मैं दोबारा कह रहा हूं कि अगर ये होता है तो हमको ये लगना चाहिए था कौन सी बड़ी बात है, हर साल सैकड़ों रिक्शे वाले के या ऑटो वाले के या एक मजदूर के बच्चे निकलते हैं। जी प्लीज कंटिन्यू। बिल्कुल। और इवन ये इस तरह की गाइडलाइंस आई भी हैं, इवन पार्लियामेंट में भी डिस्कशन हुआ है कि इस प्राइवेट कोचिंग इंडस्ट्री को कंट्रोल किया जाए। कानून की बात भी हो रही है, अभी उतने कानून नहीं बने हैं, लेकिन चल रही है बातें काफी। जो हाई कोर्ट हैं वो भी बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज को बोल रहे हैं कि कंटेन किया जाए। तो कहाँ पे हमारी चैलेंजेस पॉलिसी लेवल पे ये चल रहा है कि प्राइवेट कोचिंग को कंट्रोल किया जाए, और कहीं पे यही चीज जो है बढ़ाने का काम कर रहे हैं इस तरह। बड़ा अच्छा पॉइंट आपने बताया। मतलब इसकी ओर को ध्यान दिया जाना चाहिए कि ये जो स्टेप है, अब अगर वर्क अराउंड है तो फिर वही वर्क अराउंड है जहां पे आप हमें शुरू पे लेके गए थे, क्योंकि कट ऑफ लिस्ट भी एक अच्छी चीज नहीं है, साथ ही साथ आपका एंट्रेंस टेस्ट भी अच्छी चीज नहीं है। तो विकल्प क्या है? विकल्प यह है कि ज्यादातर लोग, इफ नॉट ऑल, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर उनको शामिल कर लिया जाए आपके किसी भी एजुकेशन सिस्टम में, जो भी वो एजुकेशन लेना चाहते हैं। कम से कम उनकी जो प्रथम प्राथमिकता है, अन्यथा द्वितीय या तृतीय प्राथमिकता तो उनको मिल ही जानी चाहिए। ये कैसे संभव हो सकेगा? ये तो साफ साफ है। अगर नंबर्स की बात करें, ये संभव हो सकेगा अच्छे, बड़े और ढेर सारे इंस्टीट्यूट्स की चेन खोल के, और आपके सीट्स की संख्या बढ़ा के। प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल। और इनफैक्ट यहीं से एक तरह से लिंक भी हो गया। हमने बात की थी आईआईटीज, 8 आईआईटीज की जो नए खोले हैं, और कैग ने जो कमेंट किया है, उन्होंने यही तो बोला है कि नंबर ऑफ सीट्स को भरा जाए। जी बिल्कुल, नंबर ऑफ सीट्स को पहले भरा जाए और नंबर ऑफ सीट्स को बढ़ाया जाए। और उसका उसका तरीका यही हो सकता है कि जो नए कॉलेजेस जो है और नए यूनिवर्सिटीज ओपन किए जाएं, और वो खासकर पब्लिक सेक्टर में, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट करे या सेंट्रल गवर्नमेंट करे, क्योंकि यही तो कर्तव्य है सरकारों का कि शिक्षा दें युवा वर्ग को। जो हम कह रहे हैं कि ग्लोबल लेवल पे एक यूथ नेशन है इंडिया। और बिल्कुल मैं एग्री हूँ इस पॉइंट से। और ये कि अल्टीमेटली जब सीटें बढ़ा दी जाएंगी, मतलब एक तरह से समझिए कि अब हम ये कह रहे हैं कि 25% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है हायर एजुकेशन का,
उसको हमें मान लीजिए 100 नहीं करना तो 75% ही वही। कहें हम। और वो पॉलिसी कह भी रही है कि 2050 तक हमें जो है 50% जो है वो कर देना है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इंडिया का आने वाले 20-25 साल में। तो जब ये कर ही देना है तो नंबर ऑफ सीट्स को बढ़ा दो और नए इंस्टीट्यूट्स ओपन करें आप, और फिर दोबारा लिंक वही होता है। और ये हमारे एक तरह से नए साल के लिए चुनौती भी हम सरकार के लिए भी है, और हम मुझे लगता है कि हम एज ए इकोनॉमिक्स एज ए जर्नलिस्ट ये बात कर सकते हैं कि बढ़ाई जाए, और सरकारें बोल रही है तो अब तो एक्ट किया जाए, और खासकर वो पब्लिक फंडिंग से एक्ट किया जाए। प्राइवेट तो करता रहेगा लेकिन कम्प्लीमेंट भी कर सकता है उसको, लेकिन अभी जो है सरकारों को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, खासकर केंद्र सरकार को। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जल्द से जल्द करा जाना चाहिए, क्योंकि उदाहरण फिर से आज जापान का उदाहरण मेरे सामने फिर से है कि आपकी जो युवा जनसंख्या है वो 30-40 साल बाद बुजुर्ग में या फिर अधेड़ा अवस्था में आ जाएगी, और तब आपको उनके लिए साधन की जरूरत होगी, वो आपको साधन नहीं प्रोवाइड कराएंगे, वो उनके लिए हेल्प करने की जरूरत होगी। बहरहाल साधन की बात हुई तो साधनों की बात हमने कर ली, जॉब हमने आपसे शिक्षा की बात कर ली, अंत में हम लोग साध्य की बात करेंगे, हम रोजगार की बात करेंगे। कम से कम भारत में शिक्षा एक हमेशा हमेशा एक साधन रहा है जिसका साध्य आपका जॉब रहा है। तो जॉब को लेकर क्या कुछ बड़ा हुआ, क्या कुछ होना चाहिए, क्योंकि समय अभाव है, प्लीज आप बताइए। बेसिकली हम खर्चा पानी में बात करते रहे हैं, उसी को कंक्लूड कर रहे हैं आज की। देखिए ये तो पीछे डेटा आया ही है, हम देख ही रहे हैं कि पिछले 45 सालों में हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इस टाइम हिंदुस्तान का। और यदि हमने और सीएमआई का डेटा भी रेफरेंस में लाएं तो हमें पता ही है कि रूरल सेक्टर में भी लगभग 7.5-8% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, और यदि अर्बन एरियाज में तो और बढ़ गया है, वो क्रॉस ही कर गया 10% से, तो डबल डिजिट अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया है। और ओमिक्रॉन के टाइम में तो और चैलेंज बना हुआ है, क्योंकि दोबारा लॉकडाउन और जिस तरह के इन्फेक्शन केसेस जो हैं बढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि और इस तरह की स्थितियां जो हैं वो चैलेंजिंग होगी आने वाले सालों में या आने वाले साल में। तो इसलिए इस टाइम हमें रोजगार के लिए बिल्कुल एक तरह से क्लियर पॉलिसी बनानी होगी, और उसमें इनफैक्ट फंड्स भी देने होंगे और इन्वेस्टमेंट भी लानी होगी, प्राइवेट सेक्टर को कमिटमेंट करना होगा, और इनफैक्ट गवर्नमेंट को इसको अच्छा खासा इंटरवेंशन करना होगा। क्योंकि हम ये भी रेफरेंस दे चुके हैं दर्पण की कहीं ना कहीं जो यूथ का अनएम्प्लॉयमेंट है, मैं इसको रिपीट करूंगा लेकिन इंपॉर्टेंट है कहना, क्योंकि यूथ दर्शक हमारे बहुत सारे हैं और देखते हैं और कमेंट करते हैं कि 30% से ज्यादा तो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ का है। तो जब हम एक तरफ एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो रोजगार की बात भी जरूर होगी, और यूथ के रोजगार की बात तो और ज्यादा प्रोमिनेंटली होगी। तो ये मुझे लगता है कि आने वाले जो बजट है उसमें इस तरह की पॉलिसी जिसमें कि कंटेन हो पाए, कम हो पाए बेरोजगारी, उसके लिए मुझे लगता है कि उस तरह के फंड जो है एलोकेशन होना चाहिए सरकार की तरफ से। जी, जैसे शिक्षा को लेके काफी ढेर सारे इश्यू थे और शायद हमने 10% भी कवर नहीं कर पाए होंगे, वैसे ही रोजगार को लेके भी ढेरों इश्यूज हैं, चाहे वो सरकारी रोजगार हो, आपका प्राइवेट सेक्टर में जॉब हो, संगठित हो, असंगठित हो, सरकारी जो जॉब कर रहे हैं उनको लेके जो इश्यू है, कई बार हम एनपीएस और ओपीएस का इश्यूज देखते हैं, जो कि हम लोग खर्चा पानी में अलग अलग समय में ले भी चुके हैं। अभी हाल ही में एक खबर आई थी जो अगेन शुक्रिया आपका कि आपने मुझे शेयर की, वो जो फॉक्सकॉन वाली, उसके बारे में बात करेंगे। तो आप, मैं, क्योंकि समय अभाव है जैसे कि हम कह रहे थे और शिक्षा वाले पार्ट ने पूरा ले लिया, तो सेकंड लास्ट सवाल मेरा यह है, क्योंकि लास्ट सवाल हमारा उम्मीदों को लेकर होगा, आने वाले सालों को लेकर होगा। सेकंड लास्ट सवाल मेरा यह है कि आपने जो अभी जो शेयर की थी खबर वो लेके, और पूरे पूरे इस सेक्टर को, जॉब अपने आप में, जॉब के अंदर ढेरों सेक्टर हैं, को आप किस तरीके से देखते हैं, वर्तमान स्थिति को, 2021 को, अभी जो चल रहा है उसको, और फिर बाद में लास्ट में फ्यूचर इनटेक देंगे आप। बिल्कुल, आपने अच्छा पूछा कि रोजगार लेवल पे क्या जो है चुनौतियां बनी हुई हैं 2021 में। तो मैंने पहले भी ये पॉइंट कहा कि जो कोविड के टाइम में बेरोजगार की स्थिति जो है और खराब हुई है हिंदुस्तान में। ऑलरेडी जो है हम डीमोनेटाइजेशन के टाइम में जीएसटी जिस तरह से इम्प्लीमेंट हुआ वैसे ही बेरोजगारी बढ़ी थी, और कोविड ने तो कमर ही तोड़ दी है लोगों की, और उसमें मिडिल क्लास की नौकरी गई है। हमने देखा था 2 करोड़ नौकरियां जो हैं वो मिडिल क्लास की गई थी, और कितने माइग्रेंट्स वर्कर्स जो हैं वो गाँव की और लौटे थे। तो मुझे लगता है कि सेक्टर वाइज हम देखें तो एक चुनौती तो यही है कि
जो नरेगा है उसमें एक तरह से पब्लिक फंडिंग को इंश्योर करना होगा, जिससे मुझे लगता है कि रूरल सेक्टर को बहुत बड़ा सेक्टर है दर्पण, उस पे कहीं ना कहीं कट ना हो, उसमें कम से कम जो फंड जो बढ़ाए जाएं। दूसरा ये बात है कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें मुझे लगता है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उसको प्रमोट करें, उनको उनकी सपोर्ट करें, जिससे कि जितना अभी सप्लाई साइड जो बॉटल नेक आया था कोविड-19 पैंडेमिक में, उस खासकर सेकेंड वेव में, उसको इंश्योर करें, कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट दी जाए, जिससे कि वहाँ रोजगार की अराउंड 45% जो एम्प्लॉयमेंट है इंडिया का वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में है, तो उसको सपोर्ट करना होगा। तीसरा मुझे लगता है कि जो सर्वे सेक्टर है उसको कहीं ना कहीं कैटर करना होगा, और उसमें एजुकेटेड एक तरह से एजुकेशन कैसे जो है वो दी जा रही है हमें, और किस तरह से उसका लिंकेज बनाया जा रहा है, उसको उसको भी देखना होगा। उसमें मुझे लगता है कि जितना कि राज्य सरकारों का हस्तक्षेप बनता है या योगदान होना चाहिए, उतना ही मुझे लगता है कि केंद्र सरकार का ही बनता है, और इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि केंद्र सरकार का ज्यादा बनता है, क्योंकि अल्टीमेटली फंड्स जो है वो केंद्र सरकार के पास ज्यादा है दर्पण। तो नरेंद्र जी, अब जैसे कि पहले भी हमने डिस्कस किया था कि कई चीजें हैं, हम हर चीज कवर कम से कम इस अपने एपिसोड में नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमने खर्चा पानी के कई एपिसोड्स में किया है, और ये यात्रा नए वर्ष में भी जारी रहेगी, वहां पे भी हम कवर करेंगे। मेरा अंतिम सवाल अब आपसे ये है, जो 3 सवालों से जुड़ा हुआ है, इस साल या बीते हुए सालों से हमें क्या शिक्षा मिलती है? शिक्षा, क्योंकि हम फ्यूचरिस्टिक अप्रोच मानते हैं, ताकि हम वैसे ही कंटिन्यू कर सकें। दूसरा सवाल इससे जुड़ा हुआ यह है कि हम आने वाले सालों से क्या उम्मीद रख सकते हैं, और तीसरा जो है, जो स्वकर्म की हमें क्या करना चाहिए सेंस में, तो सरकार को मतलब उम्मीद नहीं रख सकते हैं, जो करना चाहिए, जो मतलब ये सरकार को या हमको निजी तौर पे या प्राइवेट इंस्टीट्यूट को क्या चीजें हो कि हम रिकवरी भी कर रहे हैं, जॉब भी जनरेट कर रहे हैं। ये 3 चीजों से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है, अंतिम सवाल। बिल्कुल, मुझे लगता है कि शिक्षा तो दर्पण ये हो सकती है कि जो समस्याएं शिक्षा क्षेत्र पे रही, जो जो रोजगार स्तर पे रही, उन्हीं को देख सकते हैं कि उनको रेक्टिफाई किया जाए। तो जाहिर सी बात है कि शिक्षा लेवल पे ये रहा है कि जो ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो अल्टरनेटिव नहीं हो सकता है फॉर्मल एजुकेशन का। मुझे लगता है कि उसके लिए कहीं ना कहीं, और दूसरा हमने ये भी देखा कि डिजिटल डिवाइड बहुत बड़ा है, खासकर जो गरीब तबका है उसके पास ना स्मार्टफोन है ना इंटरनेट है, तो जाहिर सी बात है कि उसको कैटर करना पड़ेगा, एक तरह से गवर्नमेंट को उसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। ये आपने बहुत अच्छी बात कही, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि ऑनलाइन जो एजुकेशन है वो विकल्प बन के नहीं उभर सकती, कम से कम आने वाले कई सालों तक। हालांकि आप देखें, प्राइवेट जो संस्थान हैं ऐसे जो ऑनलाइन को प्रमोट कर रहे हैं, वो यूनिकॉर्न और बड़ी बड़ी कंपनीज होते जा रहे हैं, और वो कम से कम ऐसा ही प्रमोट कर रहे हैं। तो दर्शक कम से कम उन विज्ञापनों के जाल में ना पड़े। अभी भी जो एजुकेशन है वो आपका मूल रूप से जो ऑर्थोडॉक्स एजुकेशन है वही काम आएगी, क्योंकि हमारा भी कई ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं नरेंद्र जी, जो मैं जैसे बीएससी में एमएससी कंप्लीट इसलिए नहीं कर पाया था क्योंकि वो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। आई कैन नॉट डू इट विया कॉरेस्पॉन्डेंस। प्लीज कंटिन्यू कीजिए। सही में मतलब ये एक लेसन तो रहा ही है, और वो पेरेंट्स भी फील कर रहे हैं, और एज ए टीचर हम लोग भी फील कर रहे हैं कि इस तरह का सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें कि ह्यूमन इंटरेक्शन बढ़े, और बाई चांस यदि ऑनलाइन भी हो तो उसमें इंक्लूसिवनेस हो, और उसमें डिजिटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया जाए, जिससे कि और तबके को भी इंक्लूड किया जाए। तो एक तो लेसन ये हो सकता है पिछले साल का, मतलब जाने वाला जो साल है 2021 का। दूसरा हमें ये चीज देखनी होगी कि बेरोजगारी जो बढ़ी है, और बेरोजगारी जो माइग्रेंट्स जिस तरह से हिट हुए हैं, या रूरल सेक्टर में जो चैलेंजेस आए हैं, उसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ये सीख लेनी होगी कि अभी भी पब्लिक फंडिंग, चाहे वो शिक्षा में है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए है, चाहे वो हेल्थ केयर सेक्टर के लिए है, चाहे वो नरेगा के लिए है, चाहे वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए है, उसका कंट्रीब्यूशन अच्छा हो। और वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम इकोनॉमिक्स कह रहे हैं, हम पहले भी ये रिपीट करते रहे हैं कि आजकल सारे देश यही कर रहे हैं, और यदि सारे देश विश्व स्तर पे यही कर रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज, तो फिर वो हिंदुस्तान की सरकार को भी उसमें कहीं ना कहीं बचना नहीं चाहिए। जो मुझे
बचती हुई दिखी 2021 में, और ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है या फंडिंग जो है वो कम नहीं की गई। इनफैक्ट जो निजीकरण का जो एजेंडा है वो ज्यादा चलाया गया, ना कि पब्लिक फंडिंग को बढ़ाई गई। तो निजीकरण से थोड़ा सा हमें देखना होगा। ऐसा नहीं है कि निजीकरण से गुरेज है अर्थशास्त्रियों को, लेकिन जैसा आप पहले भी कहते आए हैं कि हर चीज विमर्श के माध्यम से निष्कर्ष निकलने चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र जी, आपने सारी सारी जानकारियों से अवगत कराया और एक थ्रोबैक की तरह लिया पूरे साल को, कम से कम शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में। आपसे कल हमारी फिर मुलाकात होगी और दर्शकों को अगर मौका मिला तो हम एक और थ्रोबैक और एक और एयर एंडर आपके लिए लेके आएंगे नरेंद्र जी के साथ। शुक्रिया नरेंद्र जी। शुक्रिया, शुक्रिया दर्पण। दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया और ये खर्चा पानी देखने के लिए। और आपको ये शो कैसा लगा या जनरली आपको ये खर्चा पानी कैसा लगता है, कमेंट के माध्यम से जरूर अपनी राय या सुझाव दीजिएगा। शुक्रिया।